नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में अब रुक करेंगे दिल्ली की खबरों का। जेएनयू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हवन और नॉनवेज के मुद्दे पर कावेरी हॉस्टल में दो छात्रों गुटों में विवाद हो गया। जहां रामनवमी की रात को भिड़ंत हो गई है, वहीं एबीवीपी के छात्रों ने हवन के दौरान वाम दलों के छात्रों पर वांदा डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जबकि वाम छात्र संगठन ने हॉस्टल में एबीवीपी छात्रों द्वारा नॉनवेज खाना परोसने से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर दोनों छात्र गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कम से कम 15 छात्र घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते कल रात से नवमी के अवसर पर एबीवीपी ने कावेरी हॉस्टल में हवन का आयोजन किया था। वहीं दूसरी तरफ वाम छात्र संगठन ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी छात्रावास में नॉनवेज खाना नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि मेन्यू के अनुसार नॉनवेज बनने का दिन था। जिसके बाद इस मामले पर मीटिंग भी हुई, लेकिन इस दौरान छात्रों के बीच कहासुनी संघर्ष में बदल गई। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के 6 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। हालांकि छात्रों ने यह भी दावा किया है कि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। छात्र संगठन ने कावेरी हॉस्टल घटना के विरोध में आज प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। एसएफआई और एआईएसए ने दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो जेएनयू एक बार फिर से विवादों में आ गया है। लगातार जेएनयू से कई मामले जो है वो सामने आते रहते हैं। बड़ा सवाल ये भी होता है कि आखिर जेएनयू ही क्यों, क्योंकि तमाम मामले हम ऐसे देखते हैं जहां पर दोनों गुटों में विवाद देखने को मिलता है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की अगर हम बात करें तो जोरदार विवाद और जंग जो है वो इनके बीच छिड़ी हुई है। जेएनयू में रामनवमी की रात को आपको बता दें ये हंगामा हुआ है, जहां पर लेफ्ट के छात्र जो हैं वो एबीवीपी संगठन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको नॉनवेज खाने से मना किया जा रहा था, जबकि मेन्यू के अनुसार बात करें तो कल नॉनवेज बनने का दिन था। और वहीं एबीवीपी लेफ्ट के छात्रों पर यह आरोप लगा रहा है कि रामनवमी की पूजा हो रही थी, उस पूजा में लेफ्ट के छात्र बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के विवाद काफी ज्यादा छिड़ गया और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई, जिसमें खूनी संघर्ष हमें देखने को मिला। तमाम लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। तस्वीरें काफी डराने वाली सामने आ रही हैं एक बार फिर, क्योंकि जो जंग है वो एक बार फिर से छिड़ गई है जेएनयू में। रामनवमी की रात को ये पूरा हंगामा देखने को मिला है, यानी कि कल रात की ये पूरी घटना है। इसको लेकर के लगातार जो ये पूरा मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। और वहीं 2 बजे जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा छात्र संघ द्वारा। साथ ही इस पूरे मामले पर आगे प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी काफी डराने वाली है। इसके साथ ही बात करें तो कई छात्राओं का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि रामनवमी की पूजा हो रही थी जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट के छात्रों ने पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो अपनी जांच में जुट गया है और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि ये मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर के आज 2 बजे अगर हम बात करें तो दिल्ली मुख्यालय पे जोरदार छात्रों का प्रदर्शन होने वाला है और वो अपनी कई मांगों को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लेंगे। एक बार फिर से जेएनयू में जो विवाद है वो छिड़ गया है और भिड़ंत में बताया जा रहा है कि 15 छात्र जो हैं वो घायल हो गए हैं। एसएफआई ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। 2 बजे ये प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिलेगा।
हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। प्रमोद जी, अगर हम बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू का ये कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, लेकिन एक बार फिर से बड़ी बात यह है कि आखिरकार जेएनयू में ही ऐसा सब देखने को क्यों मिलता है। दोनों गुटों में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है और इस पूरे मामले पर दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कनिका, सबसे पहले तो बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है और चूंकि ये मामला इस समय खान पान से जुड़कर चूंकि पूरा बताया जा रहा है और उसको लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म के हो या किसी भी तरह के खाने पीने की कोई पाबंदी यूनिवर्सिटी में नहीं है और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स के बीच की राजनीति किसी न किसी मुद्दे पर जेएनयू से एक लंबे समय से चली आ रही है और जेएनयू एक तरीके से राजनीति का बहुत बड़ा अड्डा पिछले कुछ सालों से हो गया है। तमाम तरह की जो घटनाएं हम जानते हैं, एक के बाद लगातार पिछले 3-4 साल से जेएनयू काफी हाईलाइट हो रहा है और उसका कारण यही है कि एबीवीपी और माकपा के जो स्टूडेंट्स बॉडी है उनके बीच में ये सीधे टसल होती है, सीधे बनान होता है। लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स का अलग आरोप होता है, एबीवीपी का अपना अलग एजेंडा होता है और कुल मिला के इस पे पूरे सफर वो दूसरे छात्र जो शायद पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना चाहते होंगे उन पर भी बहुत होता है और जेएनयू प्रशासन तो परेशान होता है, वो अलग बात है। लेकिन बीच में ये भी खबरें आती रही है कि जेएनयू प्रशासन के अंदर ही कुछ गुट बने हुए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है इस तरीके की राजनीति करने का। निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि जेएनयू प्रशासन को ऐसे मामलों में जहाँ पर खान पान जुड़ा हो या पढ़ाई के अलावा जब दूसरे मुद्दों पर राजनीति होती है तो निश्चित तौर पे जेएनयू प्रशासन को कड़े कदम उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि जब तक ये कड़े कदम उठाए नहीं जाएंगे, जब तक पॉलिसी पर कुछ बात नहीं होगी, तब तक इस तरह के विवाद आए दिन हमें देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन बात यह है कि हर बार नया मामला सामने आता है। पिछले 3-4 साल से जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार जेएनयू विवादों में घिरा रहता है, लेकिन जब भी देखो प्रशासन कहीं ना कहीं इससे बचता हुआ नजर आ जाता है। अभी भी प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं ये भी देखी जा रही है। देखिए, अगर हम इसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देखें तो माने या ना माने, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जेएनयू के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा बहुत चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप होता है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस को और सीधे तौर पे होता है और इसी की यही वजह है जिसपे स्टूडेंट्स जो हैं खुलकर राजनीति करते हैं, खुलकर बवाल मचाते हैं, खुलकर हड़ताल करते हैं और हड़ताल का रुख कई बार हिंसात्मक हो जाता है। जिस तरीके से इस बार पथरावबाजी हो गई, ये सब एक स्टूडेंट कैंपस में हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई हिंसात्मक चीजें अब आए दिन देखने को मिलने लगी है अलग अलग जगहों पे। लेकिन खास तौर पे जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि जेएनयू का है या कोई भी यूनिवर्सिटी का है, वो एक पढ़ने की जगह है, वहां पर एक स्टूडेंट कैरियर बनाने आता है, वो एक अपने अलग फोकस के साथ आता है और वहीं पर जब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टीज जब स्टूडेंट यूनियंस के माध्यम से जब अपनी राजनीति का एजेंडा सेट करती हैं तो ये टकराव तो होना ही है और यही वो जरूरी है कि जेएनयू जो है ऑटोनॉमस बॉडी है तो निश्चित तौर पे उनको ये समझना होगा प्रशासन को कि वो एक अपना एक कड़ा रुख अपनाए, पॉलिसी बनाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, कितनी एग्जाम्स डिस्टर्ब होती है, कितने कोर्स डिस्टर्ब होते हैं, ये तमाम सब चीज है वो इनके पीछे चिंता की जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस चिंता अगर हम इस तरीके से इन घटनाओं को देखें तो ऐसा लगता है इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए कैंपस में होने वाली किसी भी तरह की राजनीति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी स्टूडेंट यूनियन की हो, उस पर लगाम कसी जानी चाहिए। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं जेएनयू प्रशासन को भी अब काफी ज्यादा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो पॉलिटिक्स है वो जेएनयू में हमें देखने को मिलती है, चाहे माकपा की हो, लेफ्ट विंग को लेकर की हो, एबीपी छात्रों की हम बात करें तो ये पहला विवाद नहीं है, जैसा कि मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में अगर हम बात करें तो लगातार जेएनयू जो है वो विवादों में घिरा रहा है और अब एक और मामला सामने आ गया है जिससे विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है सरकार को घेरने का और तमाम बयानबाजी भी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि ये वेज नॉन वेज को लेकर के जो मामला है वो जेएनयू में एक बार काफी
तेजी से अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं, उनका इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन 2 बजे आपको बता दें कि एसएफआई का प्रदर्शन होने वाला है और अपनी मांगों को लेकर के वो जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली मुख्यालय में ये प्रदर्शन होगा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 9वीं तक के लिए दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दाखिला प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के लिए अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल से 2 मई तक छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा। दाखिले के लिए छात्र या अभिभावक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 6ठी से 8वीं कक्षा में दाखिल के लिए जिन बच्चों ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा उत्तीर्ण की हो वह दाखिल के पात्र होंगे। वहीं 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना बेहद जरूरी है। छात्र या अभिभावक दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने साथ पंजीकरण नंबर रखना भी होगा। साथ ही आवेदक को मोबाइल पर भी संदेश भेजा जाएगा। पहले चरण के लिए पंजीकृत आवेदकों की बात करें तो क्लस्टर लेवल कमेटी की ओर से 4 से 12 मई तक स्कूल आवंटित हो जाएगा। वहीं 6 से 12 मई तक जिला शिक्षा विभाग द्वारा जोन में रहने वाले उन आवेदकों को स्कूल आवंटित होगा। वहीं 20 मई को पहले चरण के लिए स्कूल आवंटन प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 21 से 31 मई तक आवंटित स्कूलों के लिए दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 600 का आंकड़ा पार कर गया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि बीते एक दिन में 141 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 113 मरीजों को कोरोना से छुट्टी भी मिल गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों में से एक की उपचार के दौरान मौत भी हुई है। बीते एक दिन में विभाग ने 10,929 नमूनों की जांच कराई थी, जिनमें दैनिक संक्रमण दर 1.29% दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राजधानी में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 18,66,264 हुई है, जिनमें से कई लोग जो हैं वो ठीक हो गए हैं। लेकिन 26,157 मरीजों की अब तक कोरोना संक्रमण से दिल्ली में मौत हो गई है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल कोरोना सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 608 हो गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 763 तक पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन को अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले जो है वो भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास जो है वो सरकार की ओर से की गए हैं। लेकिन एक बार फिर से जो मामले हैं वो अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बात हम चाइना की करें, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहां पर भी अब जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ गए हैं। वहां पर लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा हो गई है। पिछले कई दिनों से चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है। और शंघाई की बात करें, चीन के एक शहर शंघाई की बात करें तो वहां पर रोजाना जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि सावधानी अभी भी हमें बरतनी होगी, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का एक बार फिर से कमबैक हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी कड़ी में चिलचिलाती धूप के बीच दिल्ली में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। आपको बता दें कि रविवार को टेम्परेचर 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा है। इससे पहले 2012 में 39 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा था। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे में चिलचिलाती धूप के साथ गंभीर स्तर की लू चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 अधिक 41.8 डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 अधिक 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर इस धूप की वजह से लोगों का बुरा हाल रहा। घरों से बाहर निकले लोग गर्मी के सितम के बीच धूप से जूझते रहे। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 19 से 71% रहा। गौरतलब है कि शनिवार का दिन बीते 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ 72 सालों में शुरुआती 15 दिनों के भीतर सबसे गर्म रहा है। वहीं मार्च का महीना बीते 122 सालों में औसत अधिकतम और औसत न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म दर्ज किया गया है।
अगर आप दुकान से देसी घी खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि हो सकता है जिस घी को आप खरीद रहे हो उसमें मिलावट हो। दरअसल आज दिल्ली पुलिस की आउटर डिस्ट्रिक्ट ने एक नकली देसी घी बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 1250 किलो नकली घी बरामद किए गए हैं। यही नहीं, पुलिस ने मिलावटी घी का कारोबार करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक उन्हें एक शिकायत मिली थी कि मंगोलपुरी इलाके के एक स्टोर के अंदर कुछ लोग बड़े पैमाने पर देसी घी में मिलावट कर उसे आगे सप्लाई कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और स्टोर में रेड की, जहां से पुलिस को करीब 250 नकली घी के डब्बे भी बरामद हुए। पुलिस ने आगे जांच करते हुए बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर रेड की, जहां से 720 डब्बे उनको मिले। इसके बाद पुलिस ने उस जगह रेड की जहां से देसी घी के अंदर मिलावट की जाती थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अंशुल और अर्जुन बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना फायर विभाग को दी और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में अचानक से चिंगारी लगी, जिसकी वजह से कार में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार चालक कार से बाहर आ गया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में कल देर रात अचानक एक बिजली के ट्रांसफार्मर में अधिक गर्मी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। वहीं ट्रांसफार्मर्स के लगी आग के बाद दादरी कॉलोनियों की बिजली गुल हो गई, जिसके चलते लोगों को जहां पानी भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का प्रकोप से भी लोगों का बुरा हाल है। वहीं लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। लोगों का कहना है कि बिजली ना होने के कारण वे अपने घरों में पानी भी नहीं भर पा रहे हैं। ऊपर से अधिक गर्मी होने के चलते लोगों का बुरा हाल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़ा गया बदमाश एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम देता था और बीते दिनों मनी ट्रांसफर की एक दुकान में घुस करके लूट की वारदात को उसने अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आज पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि क्रिकेटर नोएडा में अगर इकोटैक, उसमें पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई थी, जब पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल सवार को रोकने की इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल को भगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार का पीछा किया। फिर बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की एक गोली लगने से बाइक सवार घायल होकर के जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान नीलेश राजपूत के रूप में की गई है। आज 10 अप्रैल 2022 थाना इकोटेक 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें थाना इकोटेक 3 से एक वांछित अपराधी है, इनका नाम नीलेश राजपूत है। इनका पैर में हल्का सा चोट लगी। आज शाम को पुलिस को द्वारा चेकिंग चल रहा था, वहाँ एक संदिग्ध गाड़ी आई थी। इसी गाड़ी को रोके चेकिंग करने के लिए पुलिस कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से वो भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच में वहाँ मुठभेड़ हुई थी। ये नीलेश ने एक गैंग के साथ जनवरी 17, 2022 में थाना इकोटेक 3 में एक कैश ट्रांसफ़र का दुकान से 60,000
लूट किए थे, वो इसका उसी से वांछित चल रहा था। इसके अलावा भी इनके खिलाफ 8-9 मुकदमे इस जिले में हैं। इनका कब्जे से एक स्प्लेंडर गाड़ी, एक 315 का तमंचा, कुछ लाइव और कोका कारतूस भी बरामद की गई है। आज 10 अप्रैल 2022 प्रदेश में योगी के सत्तारूढ़ होने के साथ ही अपराधियों पर शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है और बदमाशों पर पुलिस कहकर बनकर टूट रही है। वहीं बात करें आज नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में, तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। जब पुलिस मॉर्निंग वॉक के दौरान चेकिंग अभियान चलाई हुई थी, तभी 2 स्पोर्ट्स बाइक लेकर के सवार 5 लोग पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल को भगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवारों की DLF मॉल के पास नाले पर घेर लिया और अपने आप को घिरा हुआ देख करके बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 लोग फरार भी बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश भी आगे की जा रही है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए हमारी टीमें मॉर्निंग में चेकिंग में लगती हैं। आज सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में मॉर्निंग में हमारी टीम्स लगी हुई थी। उसी समय सेक्टर 29 एरिया में 2 संदिग्ध बाइक पे 5 लड़के सवार दिखे थे और ये वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। इनको हमारी टीम ने रोकने का प्रयास किया, ये वहाँ रुके नहीं और वहाँ से ये भागे। भागने के बाद हमारी टीम ने पीछा किया। ये वहाँ सेक्टर 18 के एरिया से निकलते हुए DLF मॉल के पास जो नाला है वहाँ पहुँचे। हमारी टीम ने घेराबंदी की और घेराबंदी में जब ये घेरा दिख गए तो इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। जब अभी कार्रवाई हुई उसमें 2 घायल हुए हैं और बाकी 3 वहाँ से फरार हो रहे थे। हमारी टीम ने उनकी घेराबंदी की, उसमें से एक और हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, बाकी 2 वहाँ से फरार हो गए। जो घायल थे उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। इसमें इनसे पूछताछ की गई। एक का नाम उसमें रेयान है, दूसरे का नाम उसमें विकास है और जो थर्ड पकड़ा गया वो चमन है। बेसिकली ये गैंग पहले ऑटो लिफ्टिंग करता है, उसके बाद उसी से स्नैच करता है। इसमें से जो 2 बाइक इन लोगों की पोजीशन से बरामद हुई है, उसमें से एक बाइक अपाचे थाना कविनगर गाजियाबाद से चोरी की गई थी और जो दूसरी KTM है वो यहाँ जो वेनिस मॉल है कासना क्षेत्र में, वहाँ से चोरी की गई थी। इनके पोजीशन से हम लोगों ने एक और मोबाइल भी बरामद किया है, जो मोबाइल इन लोगों ने अक्टूबर 2021 में स्नैच किया था सेक्टर 20 थाना क्षेत्र से ही। असलहे बरामद हुए हैं। बाकी जो 2 फरार हुए हैं इनका नाम भी पता चल गया है, एक सर्जिल है, दूसरा अली है। इनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्ट्रीट क्राइम और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।